ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। तो बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं बच्चों सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन। ठीक है बच्चों, और इन्होंने जो है 1843 ईस्वी में जो है अपना एक सिद्धांत दिया। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों आपको इनका सिद्धांत देखना है, उसके बाद जो है आपको ये भी बताया जाएगा कि इसको ब्रिज या सेतु क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, इसके सिद्धांत के अनुसार जो है इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम इन सीरीज में लगाकर एक समचतुर्भुज, जिसको कहेंगे बच्चों क्वाड्रिलेटरल, इन्होंने क्या बनाए बच्चों, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम इन सीरीज में लगाकर एक समचतुर्भुज बनाया। ठीक है बच्चों, 4 प्रतिरोधों को क्या किया इन्होंने, श्रेणी क्रम में लगा के जो है एक समचतुर्भुज बनाया, अर्थात समचतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल की 4 भुजाओं को जो है इन्होंने 4 प्रतिरोधों के द्वारा दिखाया। लेकिन ये प्रतिरोध किस क्रम में थे, श्रेणी क्रम में थे। ठीक है बच्चों, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाकर एक समचतुर्भुज बनाया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इन्होंने बनाया, एक विकर्ण में एक डायगोनल जो होगा, एक विकर्ण में धारा मापी जो धारा को नापेगा तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल या बैटरी को लगाया। ठीक है बच्चों, ये इन्होंने किया, क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए, उनको श्रेणी क्रम में लगाकर एक समचतुर्भुज बनाया, अर्थात 4 भुजाओं को 4 प्रतिरोधों के द्वारा इन्होंने दिखाकर उनको श्रेणी क्रम में लगा दिया, और एक विकर्ण में धारा मापी लगा दिया और एक विकर्ण में क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है बच्चों, अब संतुलन की अवस्था, ठीक है बच्चों, अब जो है ये व्हीटस्टोन महोदय जो हैं संतुलन की अवस्था बता रहे हैं कि संतुलन की अवस्था क्या होगी। ठीक है बच्चों, बैलेंस्ड पोजीशन, ठीक है बच्चों, बैलेंस पोजीशन क्या होगी, धारा मापी में अगर विक्षेप नहीं आएगा तो ये माना जाएगा कि ये ब्रिज जो है संतुलन की अवस्था में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, लाल पेन से इसको मार्क कर देता हूँ मैं। यदि धारा
मापी में कोई विक्षेप, यदि धारामापी में कोई विक्षेप डिफ्लेक्शन न हो तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। अगर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है तो ये माना जाता है कि ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। और 4 प्रतिरोध, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर दिखा दूँ, देखो बच्चों, एक प्रतिरोध ये दिखा दिया बच्चों मैंने, इस प्रतिरोध को P द्वारा दिखा दो, मान लीजिए एक भुजा ये है, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर वैसे ही बना दे रहा हूँ। एक प्रतिरोध को ये बना दो Q, एक प्रतिरोध को बना दो R, ये दिखाई दे रहा बच्चों, और एक प्रतिरोध को बना दो S। कितने प्रतिरोध दिए थे बच्चों इन्होंने? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 प्रतिरोधों को लिया, PQRS, 4 प्रतिरोधों को लिया, और 4 प्रतिरोधों को इन्होंने समचतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा दिखा दिया। अब जो है क्या हुआ, इन्होंने सेल द्वारा धारा भेजी, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। उस स्थिति में क्या होता है, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ये देखो P/Q बराबर R/S, ठीक है बच्चों, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2, ये देखिए, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों, ये देखो बच्चों, यहाँ देखो, ये देखो, पहला प्रतिरोध P, दूसरा QRS, ठीक है बच्चों। पहले मैं इसका हल का सिद्धांत बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर PQRS 4 भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं P और Q हैं और R और S हैं। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष भुजा के बराबर होता है। ये प्रतिरोधों का अनुपात इसके बराबर हो जाएगा, और इसके द्वारा यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है बच्चों, इस स्थिति में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका उपयोग किया जाता है बच्चों मीटर ब्रिज में, मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या क्या हमने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाया, ठीक है बच्चों, और उससे क्या बनाया, ये देखो बच्चों। फिर मैं दोबारा एक बार बता दूं, जो हमारे सर चार्ल्स F व्हीटस्टोन थे, 1843 ईस्वी में इन्होंने क्या किया बच्चों, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लिया और एक समचतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल की 4 भुजाओं द्वारा इन 4 प्रतिरोधों को दिखा दिया, और ठीक है, बना दिया ना समचतुर्भुज। और एक विकर्ण में इन्होंने लगा दिया धारामापी और दूसरे विकर्ण में लगा दिया इन्होंने एक सेल या बैटरी। अब इन्होंने कहा संतुलन की अवस्था कब होगी, यदि धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ सेतु इसे क्यों कहा जाता है बच्चों। पहले मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, सेतु या ब्रिज, इसे सेतु या ब्रिज क्यों कहा जाता है, ये आपको पहले समझना है। तो बच्चों एक जनरल बात बताता हूँ मैं आपको कि एक नदी है, ये देखो बच्चों, इस प्रकार से ये नदी बह रही है, ये है नदी। तो नदी में क्या है बच्चों, नदी में तो पानी है और ये पुल है, ये आपका क्या है, ये जो है वो नदी है, ये पुल है, इसी को तो ब्रिज कहते हैं, इसी को तो बच्चों ब्रिज कहते हैं। ये देखो ये पुल हो गया आपका, देखिए बच्चों ये आपका पुल हो गया, ठीक है बच्चों, ये पुल हो गया।
और ये क्या होगी, नदी होगी। आप बताओ बच्चों कि पुल किसका काम करता है? पुल जो है, नदी में पानी तो बहता है लेकिन पुल में पानी, इसमें पानी नहीं बहता है। उसी प्रकार से होता क्या है, उसी प्रकार से होता क्या है कि इस व्हीटस्टोन सेतु की चारों भुजाओं में धारा तो बहती है लेकिन धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। अर्थात जो धारामापी वाली जो विकर्ण है उसमें जो है धारा नहीं बहती है। और मैं थोड़ा सा इसको बता, इस पुल से इसकी तुलना कर दूं बच्चों। देखो इधर देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट, इसको ले लेता हूँ। देखो बच्चों, इसको इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि इसको क्या बनाना है बच्चों, हमने सम चतुर्भुज बनाना है बच्चों। आप क्लियर जो है आपको आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, इसको हमने सम चतुर्भुज बनाना है। ये देखो बच्चों, चारों भुजाएं समचतुर्भुज बराबर। अब देखो बनाना बच्चों सम चतुर्भुज। ये देखो बच्चों, एक विकर्ण, कितने विकर्ण होंगे बच्चों? 2 विकर्ण होंगे इसमें। ये देखो बच्चों, एक विकर्ण में धारा, एक विकर्ण में सेल लगा दिया, ये दिखाई दे रहा बच्चों। ये देखो, एक विकर्ण में क्या लगा दिया, सेल लगा दिया। देखो इसका ईएमएफ माना ई है। और एक विकर्ण ये दिखाई दे रहा बच्चों, इस विकर्ण में लगा दिया आपने धारा मापी। अब ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है और ये मान लीजिए डी है। तो बच्चों आप बताएंगे हमें कि भुजा क्या होगी, भुजा क्या क्या है बच्चों, आप बताएंगे बच्चों, बताओ भुजा क्या है। और इसमें एक भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी, एक भुजा है सी डी, एक भुजा है डी ए, है ना बच्चों। ये है ना भुजाएं, 4 भुजाएं, समचतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं ना बच्चों। इन 4 भुजाओं को मैं 4 प्रतिरोधों द्वारा दिखा दूं। पहले प्रतिरोध को दिखा दिया बच्चों मैंने P, दूसरे प्रतिरोध को दिखा दिया बच्चों मैंने Q, तीसरे प्रतिरोध को दिखा दिया बच्चों मैंने R, और चौथे प्रतिरोध को बता दिया बच्चों मैंने S। और ये ए बी और बी सी ये संलग्न भुजाएं हैं। संलग्न मैंने एक एडजेसेंट साइड से हैं, ये एक साथ लगी हुई हैं। और ए डी और डी सी संलग्न भुजाएं हैं और उनका प्रतिरोध क्या है, ए का पी है। संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध क्या है, पी और क्यू है, इसका एस और आर और एस हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आर और इसको मान लीजिए ये क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है बच्चों, पी क्यू यहाँ से शुरू किया था, आर एस। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों इसमें हमारा विकर्ण क्या है। विकर्ण एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाएगा तिरछे में बच्चों। एक विकर्ण हमारा क्या हो गया बच्चों, बी डी, एक विकर्ण हो गया बी डी। इसमें क्या लगा है बच्चों, धारा मापी जी, गैल्वेनोमीटर लगा है बच्चों इसमें। दूसरा विकर्ण क्या है बताओ बच्चों, दूसरा विकर्ण क्या बच्चों, ए सी। ये देखो ए और सी, ए सी में क्या लगा है बच्चों, क्या लगा है बच्चों, सेल। ये देखो बच्चों, सेल या बैटरी हमने दूसरे विकर्ण में इसकी लगा रखी बच्चों। अब हमको ये बताना बच्चों कि ये पुल की तरह काम क्यों करेगा। देखो ध्यान दीजिए बच्चों, सेल से धारा आई, ये देखो बच्चों धारा आई ना, यहाँ से धारा बंट गई, ए से धारा बंट गई। पहले में I1 धारा चली गई और दूसरे में I2 धारा चली गई। ठीक है बच्चों, अगर ये बैलेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ संतुलन की अवस्था, अगर जो है ये ब्रिज बैलेंस है तो क्या होगा, इस ये B और D समान विभव पर होंगे। तो समान विभव पर होने के कारण जो है धारा नहीं बहेगी इसमें, है ना, क्योंकि धारा के लिए विभवांतर होना जरूरी है। अर्थात B का या तो B का विभवांतर ज़्यादा हो तो धारा नीचे को बहेगी, अगर विभवांतर D का ज़्यादा है, अगर D का विभव ज़्यादा है तो ऊपर को। लेकिन अगर ये दोनों बराबर विभव पर होगी तो धारा नहीं बहेगी। अब बताओ, ये देखो अब क्या होगा, जितनी धारा I1 यहाँ से आएगी उतनी धारा कहाँ चली जाएगी, P प्रतिरोध की धारा Q में चल जाएगी, और जो धारा R में आएगी वही धारा कहाँ चल जाएगी बच्चों, ये देखो बच्चों वही धारा कहाँ जा रही है, इस S में। तो बच्चों चारों भुजाओं में ये देखो, ये इस प्रकार, ये P Q R S जो भुजाएं हैं वो नदी के समान हैं,
और ये जो तुम्हारा जो है गैल्वेनोमीटर, ये एक प्रकार का पुल के समान है। क्यों? क्योंकि पुल में पानी कहाँ था, नदी में पानी आ रहा है, लेकिन पुल में पानी कहाँ आ रहा है, यहाँ देखो चारों भुजाओं में तो करंट फ्लो हो रही है, लेकिन जो है ये बीच वाली जो भुजा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो बनाना ये पुल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। बच्चों हो गया। बैलेंस स्थिति क्या है, संतुलन की स्थिति क्या है बच्चों, इसकी संतुलन की स्थिति में जो है इस धारामापी में, अर्थात जो भुजा BD है, इसमें किसी भी तरीके से धारा नहीं बहनी चाहिए, उसको कहेंगे हम इसकी संतुलन की अवस्था। ठीक है बच्चों। अब बच्चों व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। ठीक है बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत अब हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये बैलेंस होगा और किस प्रकार से P और Q, P/Q = R/S होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों फिर मैं यहाँ पर ब्रिज बना देता हूँ। बच्चों ध्यान देखिए, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया। ठीक है बच्चों। अब एक पॉइंट यहाँ पर मिड में ले लो और एक पॉइंट यहाँ पर ले लो। हो गया बच्चों 4 पॉइंट। अब इस प्रकार से इनमें प्रतिरोध दिखा दो। ये देखो, ये पहला प्रतिरोध, ये देखो बच्चों दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, और इसको दिखा दो चौथा प्रतिरोध। ठीक है बच्चों। और इसके एक विकर्ण में सेल या बैटरी को जोड़ दो। ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये मैंने बना दिया E, ये प्लस ये माइनस। आप ध्यान देंगे बच्चों, इसको लिखा मैंने AB भुजा, इसको लिखा BC और इसको लिख दिया हमने CD। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया G। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने पहले ही बता दिया था कि व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लिया और एक समचतुर्भुज बनाया। ठीक है बच्चों। तो समचतुर्भुज बनाए तो 4 भुजाएं दिखा दी। पहली भुजा का प्रतिरोध P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। ठीक है बच्चों। एक विकर्ण में अर्थात BD में धारा मापी और AC में सेल हमने लगा दिया बच्चों। अब क्या होगा, अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, अब हम यहाँ से सेल से धारा गई, माना ये धारा गई I। ठीक है बच्चों। ये धारा जाते जाते जो है ये धारा कहाँ पर गई बच्चों, A पर गई। अब यहाँ से बच्चों ये धारा बंट गई, मैं थोड़ा ऊपर दिखा दूँ, ये धारा बंट गई, माना इसमें I1 धारा चली गई और दूसरे वाली जो भुजा यहाँ पर से I2 धारा चली गई। ठीक है बच्चों। मान लीजिए, अब देखो बच्चों, जैसे ही धारा B पर जाएगी, या I1 B पे जाएगी, I2 D पे जाएगी, तो बच्चों या तो I1 नीचे आएगी या तो I2 ऊपर जाएगी बच्चों। ऐसा तो हो नहीं सकता कि I1 नीचे आ रही है और I2 कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 3 कंडीशन होंगी बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। यदि बच्चों धारा कब बहती बच्चों, मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों आपको। धारा जो है, ये देखो, ये कोई प्रतिरोध है ना बच्चों। ठीक है बच्चों। ये A है और ये B है, इसमें धारा बहनी है। ये धारा तभी बहेगी जब A का विभव V से ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों। अर्थात VA बड़ा होगा VB से, तभी धारा बहेगी। धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। अब बच्चों अगर यहाँ पर 3 कंडीशन होंगी। यदि B का विभव ज़्यादा है, किससे, D से, ठीक है बच्चों, ये बड़ा है, तो धारा का मार्ग क्या होगा, धारा का मार्ग क्या होगा बच्चों, जब इसका विभव ज़्यादा है तो ये धारा कहाँ से जाएगी बेटो, कहाँ से जाएगी, B से D की ओर, B से
डी की ओर धारा जाएगी। ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ की कुछ धारा कहाँ चल जाएगी, इधर चल जाए, कुछ धारा यहाँ चल। अब ये तो हो नहीं सकता कि अब डी का भी बहुत ज़्यादा होगा, नहीं। अब केवल या तो बी पर दिखाओ या तो डी पर दिखाओ। दूसरी कंडीशन बच्चों ये हो सकती है कि यदि बी का विभव कम हो किससे, डी से। ठीक है बच्चों, अगर बी का विभव कम है डी से तो बी से नीचे तो धारा जाएगी नहीं, तब कहाँ से जाएगी धारा, डी से बी की ओर जाएगी। धारा का मार्ग क्या हो जाएगा बच्चों, धारा का मार्ग क्या हो जाएगा, डी से बी हो जाएगी। दो कंडीशन होगी बच्चों। तीसरी कंडीशन आपके दिमाग में आ रही होगी और वही संतुलन की अवस्था है। यदि जो बी बिंदु पर विभव है वो डी बिंदु के विभव के बराबर हो जाए, अर्थात विभवांतर होगा ही नहीं, भी ए माइनस भी डी भी बी माइनस भी डी बराबर 0। अर्थात बी तथा डी के बीच विभवांतर नहीं है। तो बच्चों जब विभवांतर होगा ही नहीं तो धारा मापी में धारा नहीं बहेगी, और जब धारा बहेगी नहीं तो विक्षेप क्या होगा, 0 होगा। इसी को कहते हैं संतुलन की अवस्था। ठीक है बच्चों, और हमने पढ़ना ही वही है, हमें दो कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ना ही तीसरी कंडीशन है। अब संतुलन की अवस्था में कर दिया ना बच्चों हमने ब्रिज को संतुलित। कैसे किया बच्चों, बी और डी दो बिंदुओं का विभव समान हो गया तो क्या होगा, इनके बीच कोई विभवांतर नहीं रहेगा और धारा ही नहीं बहेगी। उस स्थिति में ये संतुलन में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब इसका मतलब, अब ध्यान से देखे बच्चों, अब ये देखो हमारा आर है ना, प्रतिरोध पी है और प्रतिरोध आर है, तो इनके दोनों सिरे, पहला सिरा तो ए पर है और दूसरा सिरा ये बी भी वही है, बी का विभव भी वही है और डी का विभव भी वही है। तो हम क्या कहेंगे, उसी बिंदु पर हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ए बी का विभवांतर निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, ए बी का विभवांतर बोलो बच्चों कितना हो जाएगा, ए पर जो विभव है ऋण बी पर जो विभव है। ठीक है बच्चों, और विभवांतर बराबर होता है धारा गुणा गए प्रतिरोध। तो धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है बच्चों P। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों हो गया ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब किसके बीच का, AD का बीच का वही तो होगा, AD का विभवांतर, AD का विभवांतर किसका, A का ज़्यादा होगा बच्चों, VA माइनस VD बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, उसमें धारा I2 बह रही है और प्रतिरोध उसका क्या है, R है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। देखो दोनों, एक सिरा तो वही है और दोनों सिरों का जो है, इसका भी वही है इसका भी वही है, तो इसका मतलब जो है हम इसके दोनों सिरे एक ही पे मान सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए बच्चों इसका, ये दोनों विभवांतर आपस में बराबर हो जाएंगे। VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। ये देखो बच्चों, ये और ये बराबर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R। ये देखो बच्चों, ये समीकरण नंबर 3। अब हम कहाँ पर जाते हैं बच्चों, अब हम जाते हैं BC में। ठीक है बच्चों, BC का विभवांतर, BC का विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों, VB माइनस VC। और विभवांतर, ओम का नियम बच्चों बताऊं,
आता है आपको V इक्वल टू आई आर, इसलिए मैंने बताया नहीं बच्चों, V इक्वल टू आई आर, धारा गुणा गए प्रतिरोध। बताओ बच्चों धारा कितनी है इसमें, यहाँ देखो बच्चों ध्यान से देखिए, ये संतुलन की अवस्था में होगा तो ये I1 धारा कहाँ, यहाँ जब धारा ही नहीं जानी है तो यहाँ कितनी धारा चल जाएगी I1, जब ये संतुलन की अवस्था में तो यहाँ कितनी धारा चल जाएगी बच्चों I2। तो बताओ बच्चों इसके अनुसार बताओ, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है धारा I1 है और प्रतिरोध कितना है Q है। उसी प्रकार से आप देखो चित्र आपको दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पर ये मैं फिर नीचे ले जाता हूँ। अब DC का विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों, VD माइनस VC। ये देखो DC का विभवांतर क्या हो जाएगा, VD माइनस VC, और इसमें विभवांतर कितना, धारा कितनी है I2 और प्रतिरोध कितना है बच्चों S। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इन दोनों का ये विभवांतर आपस में बराबर होने हैं, तो VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC। ठीक है बच्चों, तो बराबर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। समीकरण नंबर 4। तो बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, समीकरण नंबर 3 I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R, यहाँ कितना हो जाएगा, I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देंगे। बच्चों दोनों समीकरण दिखाई दे रहे हैं आपको, समीकरण 3 और समीकरण 4 दिखाई दे रहे हैं। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर दे दो बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर कितना है, P1 बाएं बाएं पक्ष हो जाएंगे, P1 I1 इंटू P, और इसका कितना हो जाएगा I1 इंटू Q बराबर इसका कितना हो जाएगा बच्चों I2 इंटू R, और इसका कितना हो जाएगा बच्चों I2 इंटू S। देखो बच्चों I2 से I2 कैंसिल हो गया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये देखो दिखाई दे रहा है, ये देखो I1 इंटू P। ये देखो बच्चों पहले समीकरण में कितना था, I1 इंटू P लिखा मैंने I1 इंटू P2, इसके बाएं पक्ष में I1 इंटू Q था तो लिखा बेटा I1 इंटू Q, इसके दाएं पक्ष में I2 इंटू R था, इसके I2 इंटू S था, ये कट गए तो कितना आ गया बच्चों, यही जो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी आ गया है बच्चों कि P/Q संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब इस को मैं फिर आपको समझाता हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों आपके पास जो है ABCD क्या है, समचतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसकी जो है चारों भुजाओं को चार प्रतिरोधों P, Q, R और S द्वारा दिखाई गया समांतर क्रम श्रेणी क्रम में ये लगाई गई हैं। एक विकर्ण अर्थात BD में क्या है, धारामापी है, दूसरे विकर्ण A और C में जो एक सेल लगा रखा है। देखो बच्चों जब धारा E से आएगी तो A पर दो भागों में बढ़ जाएगी, एक में I1 धारा जाएगी, दूसरे में I2 धारा जाएगी। जैसे ये B और D पर पहुंचेंगे तो तीन कंडीशन हो जाएंगी। अगर B का विभव ज़्यादा है D के विभव से धारा नीचे को जाएगी, अगर जो है B का विभव कम है D से तो D का विभव ज़्यादा है तो धारा ऊपर को जाएगी। तीसरी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब B का विभव D का विभव अगर बराबर हो जाए, ठीक है, तो इस धारामापी में कोई धारा नहीं जाएगी, कोई विक्षेप नहीं आएगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो AB के बीच का विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, AD के बीच का विभवांतर, और विभवांतर बराबर होता है धारा गुणा गए प्रतिरोध, है ना। तो I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये देखो ये B और D तो एक ही विभव है, तो जो BC है अर्थात Q के सिरों का विभवांतर बराबर S के सिरों का विभवांतर, तो Q के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा, I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S हो जाएगा। और हम बाएं बाएं हम समीकरण में भाग दे देंगे तो बाएं बाएं पक्ष बटे में चल जाएंगे और दाएं दाएं पक्ष बटे में चल जाएंगे, और एक जो I1 कट जाएगा। ये देखिए बच्चों, ये देखिए ये बायां पक्ष है I1 इंटू P,
इसका ये देखो बच्चों I1, ये देखो I1 इंटू पी हो गया। अब मैं यहाँ बताता हूँ, ये देखो इधर देखिए, ये I1 इंटू पी है, ये I1 इंटू क्यू। जब हम भाग देंगे तो I1 कट जाएगा, यहाँ I2 इंटू आर है, यहाँ I2 इंटू एस है, तो I2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। तो बच्चों यही जो है क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है कि संतुलन की अवस्था में, अर्थात जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है, तो इस स्थिति में जो है, जो क्वाड्रिलेटरल की दो भुजाओं में जो प्रतिरोध लगा है उनका अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।